यस गाइस, दिस इज भुवनेश भारत और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के जो अलग अलग साधन है, अलग अलग जो सोर्सेज हैं कि किन किन संविधानों से, दुनिया के किन किन संविधानों से क्या क्या प्रावधान हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए लिए गए हैं, क्या क्या बंदोबस्त यहाँ पे लिए गए हैं, उन सब चीज़ों पे विस्तार से हम बात कर रहे हैं। और आज ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पे भी बात की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप एक बार जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, एक निमोनिक्स के ज़रिए हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, हम इस चैनल के माध्यम से जून 2022 नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो मेरे चैनल पे पहली बार है, फर्स्ट टाइम है, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। ठीक है, तो ऑल द एस्पिरेंट्स, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, व्हाटएवर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में स्टार्टिंग होती है हमारे जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या क्या विशेषताएं हमारे संविधान में ली गई। देखिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीन चीज़ें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। ये तीन नारे वहाँ पे दिए गए थे। लिबर्टी की बात की गई थी, समानता की बात की गई थी और आपसी भाईचारे, भ्रातृत्व की बात की गई थी। ठीक है, और दूसरी बात रिपब्लिक। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच जो है एक अपने आप में एक फ्रेंच रिपब्लिक कंट्रीज है। ठीक है, तो देखिए हमारे संविधान में जो है रिपब्लिक और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से लिया गया? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक्स मैंने बनाया था। जैसे फ्रांस एक ऐसा रिपब्लिक देश है जहाँ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी पाई जाती है। तो देखिए, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। आगे हम देखेंगे। यस, नेक्स्ट लेते हैं हम यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस छोटे से निमोनिक्स को समझिए। ठीक है, कि भारत जब आज़ाद हुआ तो यूएसएसआर ने बताया कि आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है कि आप अपने नागरिकों के साथ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस करो। आप अपने नागरिकों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आप अपने नागरिकों के साथ न्याय करो, उनको न्याय मिलना चाहिए, आपका एक मौलिक कर्तव्य बनता है। तो ये किसने कहा? यूएसएसआर ने। देखिए, ये एक छोटा सा निमोनिक्स पहले हमने पेश किया। अब देखिए, जो मैंने अंडरलाइन किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो कहीं ना कहीं पहला जो प्रावधान था वो फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, जैसे कि शुरू में हमारे संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कोई भी बात नहीं की गई थी, लेकिन ये हुआ था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। ठीक है, जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया आर्टिकल 51A, राइट, आर्टिकल 51A के अंतर्गत हमने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात भी कहीं ना कहीं, ये जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट लिया हमने, वो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर यूएसएसआर के संविधान से जो हम अपने संविधान में हम लिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, मतलब जो केंद्र है वो कहीं ना कहीं उसको काफ़ी शक्तिशाली बनाया गया। हमारे यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि केंद्र और सरकार दो तरह की आपकी यूनिट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसका जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग हो। संघ में जैसे राज्य और केंद्र, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों में जो है केंद्र को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अब यहाँ पे नीचे जितने से भी ये प्रावधान है वो सारे प्रावधान कहीं ना कहीं सेंटर को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने की ही बात करते हैं। जैसे वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर, जैसे कि हमारे पास जो तीन लिस्ट हैं। ठीक है, एक हमारे पास राज्य सूची, केंद्र सूची और उसके बाद समवर्ती सूची। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक और आती है रेजिडरी पावर्स। ठीक है, जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होती, लेकिन उन पे फिर भी किसका हक अधिकार होता है? सेंटर का। ठीक है, वो सेंटर के ही ज्यूरिसडिक्शन में आती है। कहीं ना कहीं सेंटर ही उस पर जो है कानून बना सकता है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। देखिए, गवर्नर कहाँ का होता है? राज्य का होता है, लेकिन उसको अपॉइंट कौन करता है? सेंटर। तो यहाँ पे भी क्या बात की जा रही है? कहीं ना कहीं सेंटर को जो स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नर को कौन नियुक्त करेगा? सेंटर। जबकि गवर्नर काम कहाँ जाके करेगा? स्टेट में जाके। सेंटर में जैसे प्रेसिडेंट जो गवर्नर को नियुक्त करता है। नेक्स्ट इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हमारे संविधान में, जो कहीं ना कहीं सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती हैं।
ठीक है। तो आपने बस कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक ही चीज़ याद रखनी है कि कहीं ना कहीं जो हमारे सेंटर को जो स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई है, जितनी भी जो भी चीज़ें हैं जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की बात करती, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही संबंध रखती हैं। इस चीज़ को आपने इस वे से याद रखना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कोई भी इस तरह का प्रावधान नहीं जो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो, कि कहीं स्टेट की बात की गई हो या किसी पर्टिकुलर पोस्ट की बात की गई हो या किसी पर्टिकुलर प्रोविज़न की बात की गई, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें जो है कहीं ना सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। आगे हम देखते हैं तो आगे हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान में क्या क्या विशेष प्रावधान लिए गए हैं। देखिए, एक छोटा सा निमोनिक्स बनाया मैंने यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया में 2 हाउसेस का जॉइंट सिटिंग सेशन हुआ कि कॉन्करेंट लिस्ट में फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स दिया है, ठीक है। ये आप यूँ समझो कि इसको सिर्फ एक सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक छोटा सा निमोनिक्स बनाया है कि कॉन्करेंट लिस्ट जो हमारी जो समवर्ती सूची है उसमें जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स दिया हुआ है, तो इस चीज़ को लेकर क्या होता है कि एक जॉइंट सिटिंग सेशन होता है। कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में। अब आप इस चीज़ से समझिए कि हमने क्या चीज़ यहाँ से ली है। देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, दूसरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड तीसरा जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेस। ये 3 जो है हमने कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आप इस निमोनिक्स को याद करके इसको थोड़ा सा और समझ के आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया में अमेंडमेंट किया गया। आपने सिर्फ इस छोटी सी एक निमोनिक्स को याद रखना है कि साउथ अफ्रीका में राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया में अमेंडमेंट किया गया। अब देखिए, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, एंड सेकंड वन इज अमेंडमेंट। देखिए, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान में अमेंडमेंट करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो ये प्रावधान उन्होंने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। सेकंड वन इज इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन किस तरह से होगा, तो ये भी प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। तो ये 2 मेन मुख्य इसमें प्रावधान हैं ये हमारे संविधान में जो लिए गए हैं, तो आपने इस निमोनिक्स के ज़रिए इसको याद रखना है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर केस होता है या कोई पर्टिकुलर पनिशमेंट मान लो किसी को दी जाती है, तो अगर तो वो विधि के द्वारा वो पूरी प्रोसेस को अगर वो फॉलो कर रहा है तब तो उसको उचित ठहराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये 2 अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना कि जापान से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 3 या 4 चीज़ों में हम लिमिटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि नियर अबाउट 250 प्रोविजंस वी हैव टेकन फ्रॉम दिस एक्ट, ठीक है। लगभग 250 से अधिक जो हमने प्रोविज़न वो कहाँ से लिए? हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। फिर भी हम इसमें मेन जो बातें करते हैं कि जैसे फेडरल स्कीम भी वहाँ से ली गई है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ठीक है, गवर्नर का जो ऑफिस है कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो देखिए आप 1924 या 26 में जाइए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि भारत में किस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन को डेवलप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन, कि इमरजेंसी के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमारे संविधान में ली गई है, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है कि हमारे संविधान में क्या क्या सोर्सेज, मुख्यतः जो मेन हमने जो एग्ज़ाम के पर्पस से जो हमने चीज़ें डिस्कस की है वो सारी इसी चैप्टर में और इन 2 पार्ट ए और पार्ट 2 में कवर हो जाता है, ठीक है। आपने इसको 1 या 2 बार अच्छे से इसको देखिए, इसको अपने नोट्स पे नोट कीजिए और बार बार इसकी डिस्क्रिप्शन आप सुनिए, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। बाकी अब आगे लेक्चर में हम ज़रूर मिलेंगे। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा। सो